एन अमेरिकन पिकल। ये कहानी एक ऐसे आदमी की जो कि अचार बनाने वाले बर्तन में गिर गया था और वो 100 साल तक वहीं प्रिजर्व होकर रहा। और जब निकला तो उसके साथ क्या क्या हुआ। तो साथियों, सबसे पहले ये बताएं कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना याद है कि नहीं। अगर याद है तो जल्दी से कर दीजिए, और नहीं याद है तो अब मैंने याद दिला दिया है, कर दीजिए। उसके साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आपको हर आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेगी। तो चलते हैं मूवी की ओर। मूवी रिलीज हुई है 6 अगस्त 2020 को और इसे बहुत से क्रिटिक्स ने बहुत सराहना भी की है। सेथ रोगन की ड्यूल परफॉर्मेंस के लिए उनकी बहुत तारीफ भी हुई है। हमारी कहानी के हीरो हैं हर्शल ग्रीनबॉम, जो कि एक कट्टर जुवेश हैं। बात है 1919 की। हर्शल इस कल्पचे में रहा करते थे और डिच डगर का काम किया करते थे। एक दिन उनकी मुलाकात सारा से होती है। उसे वो बहुत अच्छी लगती है। वो उससे बात करते हैं। पहले तो वो ध्यान नहीं देती, लेकिन बाद में उन दोनों की मुलाकातें होने लग जाती है। सारा और हर्शल शादी कर लेते हैं। उनकी शादी के दिन ही कॉसेक्स आकर उनकी शादी में आए सभी लोगों को मार देते हैं। कॉसेक्स रशियन कम्युनिटी के लोग थे जो कि जिविश को गुलाम बनाकर रखा करते थे। मजबूर होकर हर्शल को अपना नेटिव प्लेस छोड़कर न्यूयॉर्क में जाकर रहना पड़ता है। सारा की इच्छा थी कि उसकी ग्रेव एक बहुत ही अच्छी जगह बने। उसकी इस इच्छा को पूरी करने के लिए हर्शल जो इस सिमेंट्री में एक थोड़ी सी जगह खरीद लेता है। हर्शल को एक पिकल कंपनी में चूहे मारने का काम मिल गया था। एक दिन चूहे मारते हुए उसका पैर फिसलता है और वो पिकल के लिए बनाए गए ब्राइन में गिर जाता है। पिकल फैक्ट्री भी उसी वक्त किसी कारण से बंद हो जाती है। इस घटना के 100 साल बाद यानी 2019 में 2 बच्चे ड्रोन उड़ाते हुए फैक्ट्री के पास आते हैं। उनका ड्रोन फैक्ट्री के अंदर घुस जाता है, जिसे निकालने के लिए वो दोनों फैक्ट्री के अंदर जाते हैं और ब्राइन कंटेनर के ढक्कन को मजे के लिए खोल देते हैं। उसमें से हर्शल निकलता है, जिसे देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं। सभी तरफ हर्शल के बारे में खबर फैल जाती है। मीडिया पर्संस के सामने डॉक्टर्स इस केस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि उन्हें ये ब्राइन कोमा कंडीशन लगी थी। हर्शल की उम्र उतनी ही है जितनी 100 साल पहले ब्राइन में गिरने टाइम थी। ये उनके लिए रिसर्च का एक विषय हो जाता है। वो लोग हर्शल के कई तरह के टेस्ट करवाते हैं। साथ ही वो लोग हर्शल के रिलेटिव्स को भी ढूंढते जाते हैं। लकीली हर्शल का ग्रेट ग्रैंडसन बैन मिल जाता है, जो कि उसकी खबर सुनकर उसे लेने के लिए हॉस्पिटल आता है। बैन की उम्र भी हर्शल की उम्र जितनी ही है। हॉस्पिटल से बाहर निकलकर हर्शल न्यूयॉर्क सिटी को बहुत ही आश्चर्य से देखता है। उसे बड़ी गगनचुंबी इमारतें और गाड़ियां देखकर आश्चर्य होता है। बैन उसे टैक्सी में बैठने के लिए कहता है, लेकिन हर्शल को टैक्सी में बैठना नहीं आता। वो उसमें क्राउल करके अंदर घुसता है। बैन के अपार्टमेंट को भी हर्शल बहुत ही ध्यान से देखता है और उससे पूछता है कि इतनी छोटी सी जगह में इतनी ढेर सारी चीजें कैसे आ गई है। हर्शल बैन को एलेक्सा से काम करवाते हुए देखता है। उसे देखकर भी उसे बहुत आश्चर्य होता है और हर्शल को बैन का आईपैड एक जादुई पिटारे के समान लगता है। बैन से हर्शल वहाँ लगे एक पोस्टर के बारे में पूछता है कि क्या वो बैन के पापा हैं। बैन उसे मना करता है और उसे बताता है कि डेविड बॉनी है और उसे अपनी फैमिली एल्बम देखने के लिए देता है। हर्शल सारा की पिक्चर को देखकर काफी इमोशनल हो जाता है। फिर वो अपने बेटे मॉर्टी की फोटो देखता है और बैन के मम्मी पापा की पिक्चर भी बहुत ही ध्यान से देखता है। एक पिक्चर में बैन जो इस रिलीजियस बुक को खोले हुए अपनी मम्मी पापा के बीच में था। इस पिक्चर को देख के हर्शल बहुत ही खुश हो जाता है। उसे लगने लगता है कि बैन भी उसी के समान काफी रिलीजियस है। हर्शल सभी की पिक्चर बहुत ध्यान से देखता है और वो उनके बारे में बैन से पूछता है कि वो क्या काम किया करते थे। बैन उसे बताता है कि सभी बहुत अच्छा काम कर रहे थे और अपनी लाइफ में काफी सक्सेसफुल थे, जिसे सुनकर हर्शल बहुत खुश होता है। हर्शल बैन से पूछता है कि वो क्या काम करता है। बैन उसे बताता है कि वो एक फ्रीलांस ऐप डेवलपर है और इस वक्त एक एप्लीकेशन बुक पॉप बना रहा है। बुक पॉप एप्लीकेशन का काम खरीदारी करते वक्त प्रोडक्ट्स की एथिकल वैल्यू चेक करने का है। हर्शल को बैन सेल्सर ड्रिंक भी टेस्ट करवाता है, जिसे पीने की उससे बहुत सालों से तमन्ना थी, लेकिन वो पैसों की कमी के चलते उसे पी नहीं पाता था। सेल्सर एक तरह की सोडा ड्रिंक होती है। इस ड्रिंक
को बेन हर्षल से उसी के हाथों से मशीन से बनवाता है। हर्षल को सारा और अपने लिए ली गई जोइस सिमेंट्री की जगह याद आती है। वो बेन से वहां जाने की इच्छा प्रकट करता है। बेन जिसे कि प्रेयर्स में विश्वास नहीं है और उसे याद भी नहीं है कि पिछली बार ग्रेव पर वो कब गया था। वो हर्षल का मन रखने के लिए उसे सिमेंट्री ले जाता है। सिमेंट्री की हालत बहुत ही खराब है जिसे देखकर हर्षल को अच्छा नहीं लगता। सबसे बड़ी बात तो तब होती है जब वो सारा की ग्रेव के ऊपर लगे एडवर्टाइजमेंट बोर्ड को देखता है और उससे गंदगी सारा के ग्रेव स्टोन पर गिर जाती है, जिसे देखकर हर्षल को बहुत दुख पहुंचता है। उसी वक्त उस बोर्ड को कुछ लोग बदलने के लिए आते हैं और उस बोर्ड पर एक रशियन वोडका का एडवर्टाइजमेंट चिपका देते हैं। रशियंस को हर्षल वैसे ही पसंद नहीं करता था। वो उन वर्कर्स को एडवर्टाइजमेंट हटाने के लिए कहता है और जब वो लोग नहीं मानते तब वो उनके साथ बहुत मारपिटाई करता है, जिसके कारण हर्षल और बेन को जेल में डाल दिया जाता है। बेन के पास कुछ पैसे थे जिन्हें वो देकर अपनी और हर्षल की बेल करवाता है। जब वो दोनों घर में आते हैं तब बेन लगातार अपने लोगो पर काम कर रहा होता है। उसका लोगो मस्टर्ड कलर का है जिसे देखकर वो सेटिस्फाइड नहीं है। हर्षल उसे कहता है कि उसे जोइस सिमेंट्री के बोर्ड को हटाने के लिए कुछ तो करना ही होगा। बेन कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसे हटाने के लिए हमें कंपनी को $200,000 देने होंगे जो कि मेरे पास इस वक्त नहीं है। वो उसे बताता है कि वो काफी पैसे बेल करवाने में ही खर्च कर चुका है, जिसे सुनकर हर्षल को बहुत गुस्सा आता है। वो उससे उल्टा सीधा बोलने लग जाता है। वो बोलता है कि मैं जब से आया हूँ तुम इस लोगों को देखते हुए क्या कर रहे हो? तुम्हें अपने मम्मी पापा का भी ध्यान नहीं है, तुम्हें किसी का भी ध्यान नहीं है। तुम एक पोलियो ग्रस्त हो जो कि सिर्फ बैठे बैठे काम करते रहता है और कुछ नहीं करता है। बेन का लोगो तैयार नहीं है लेकिन वो हर्षल की बात सुनता है और उसे गुस्सा आ जाता है। वो अपनी एप्लीकेशन को एक इन्वेस्टर को मेल कर देता है। उसकी हर्षल से अभी बहस चल ही रही होती है, तभी उस कंपनी का मेल बेन को आ जाता है कि उसके एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लिया गया है। बेन कंपनी में अपनी एप्लीकेशन को लेकर जाता है लेकिन कंपनी इन्वेस्टर बेन की एथिकल एप्लीकेशन को सपोर्ट करने के लिए मना कर देते हैं। वो उनका लॉजिक है कि बेन की एप्लीकेशन तो एथिकल है लेकिन बेन का रिकॉर्ड अब क्रिमिनल हो गया है क्योंकि वो हर्षल के साथ जेल में रहकर आ चुका है। इसीलिए वो लोग एथिकल एप्लीकेशन को यूज नहीं कर सकते, जिसके कारण उनके कस्टमर्स खराब हो जाएंगे। लेकिन उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड होने के कारण लोग उसके एप्लीकेशन को अप्रूव नहीं करेंगे। इस एप्लीकेशन को बनाने में बेन को 5 साल लगे थे। वो बहुत अपसेट हो जाता है। वो अपने घर आता है और हर्षल से फिर से उसकी बहस होने लग जाती है। हर्षल उसे सजेस्ट करता है कि वो दोनों मिलकर उनका खुद का फैमिली बिजनेस अचार बनाने का यानी पिकल बिजनेस शुरू कर देते हैं। हर्षल उसको उसकी फैमिली के लिए, उसको अपने पेरेंट्स की इज्जत न करने के लिए और काम न करने के लिए बहुत कुछ सुना देता है। बेन पहले से ही अपसेट था। वो उसे बहुत चिल्लाकर बोलता है कि तुम मेरे पेरेंट्स के बारे में, मेरे काम के बारे में और पैसे के बारे में मुझसे कोई बात मत करो। हर्षल कसम खाता है कि वो अपना एक पिकल एम्पायर खड़ा करेगा और प्रूव कर देगा कि बेन एक स्टूपिड है जिसने अभी तक अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया है। बेन का कहना है कि तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे लिए दुनिया नई है, तुम इस दुनिया में मेरे बिना सरवाइव भी नहीं कर सकते। हर्षल गुस्से में कसम खाता है और बोलता है मैं हर चीज करके दिखाऊंगा और वहाँ से चला जाता है। हर्षल एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जाता है। वहाँ वो बहुत सारे खीरे ले लेता है और काउंटर पे जाता है। उसे खीरे की कॉस्ट पता चलती है कि एक खीरा 90 सेंट का है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। वो खीरों को वहीं छोड़ के बाहर निकल आता है। बाहर ट्रैश में उसे कई एक्सपायरी और डाउनग्रेडेड चीजें मिलती है, जिसमें से वो कुछ चीजें अपने काम की छांट लेता है, जिसमें होती है कुछ खीरे, ट्रॉली, नमक, पॉलिथीन और वो उन चीजों को इकट्ठा करके कलेक्ट कर लेता है। वो कुछ और जगह जाता है और वहाँ से खाली ग्लास के जार्स कलेक्ट कर लेता है। बहुत मेहनत करके हर्षल अपना पिकल तैयार करता है। अब बस उसे इंतजार है बारिश के गिरने का। जैसे ही बारिश का पानी अचार के जार में गिरता है, उसका पिकल तैयार हो जाता है। अब हर्षल उसे बेचने के लिए स्ट्रीट में आ जाता है। स्ट्रीट में हर्षल रोड के किनारे अपना अचार बेचने के लिए खड़ा हो जाता है। वहाँ 2 लोग उससे अट्रैक्ट होकर उससे अचार खरीदने के लिए आते हैं। वो उससे पूछते हैं कि उसके अचार में कोई प्रिजर्वेटिव तो नहीं है। हर्षल को नहीं पता कि प्रिजर्वेटिव होता क्या है। वो लोग अचार को सूंघते हैं और उन्हें अचार बिल्कुल नेचुरल लगता है और उन्हें वो बहुत पसंद आता है।
वो दोनों हर्षल की बताई हुई कीमत $4 पर उस अचार को खरीद लेते हैं। हर्षल को बहुत आश्चर्य होता है कि ये दोनों बिना बार्गेनिंग किए इस अचार को कैसे खरीद लिए हैं, लेकिन वो दोनों बताते हैं कि इतनी नेचुरल और प्योर चीज हमें आज के जमाने में कहीं नहीं मिलेगी। हर्षल उनसे कहता है कि वो जार को अचार खाने के बाद उसे वापस कर दें। वो दोनों कस्टमर हर्षल से इतना खुश होते हैं कि उसकी बनाई हुई अचार को और पूरी पोस्ट को मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं। बैन एक रेस्टोरेंट में बैठ के अपने ऐप के बारे में बात कर रहा होता है कि वो ऐप से बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया है, अब वो उसको भुला चुका है। उसके बगल में एक आदमी हर्षल के पिकल वाले वीडियो को देख रहा है। रेस्टोरेंट ओनर भी उस वीडियो के बारे में सुनकर कहती है कि उसे भी ये अचार खरीदना है। हर्षल बहुत ही फेमस हो गया है, ज्यादा फेमस वो अपने रीयूजेबल जार और अपने प्योर पिकल के कारण हुआ है। बैन हर्षल को पॉपुलर होता देखता है और उसे उसकी कसम याद आती है कि वो अगर सक्सेसफुल हो गया तो वो बैन को स्टूपिड प्रूव कर देगा। वो हेल्थ डिपार्टमेंट में कंप्लेन कर देता है कि हर्षल जो है वो अपना अचार गार्बेज से इकट्ठा किए गए सामान से बना रहा है। पिकल की कीमत बढ़कर $14 हो गई है। हर्षल अब टेलीफोन और पिक्चर के साथ अचार बेचने में $10 एक्स्ट्रा लिया करता है। उसके अचार की दुकान के आगे लंबी लाइन लगी हुई है। तभी वहाँ हाइजीन डिपार्टमेंट से एक लेडी आती है और हर्षल से पूछती है कि वो अचार कैसे बनाया करता है। हर्षल उसे नॉर्मली अपना पूरा प्रोसीजर बता देता है। तब वो उसे $12,000 का फाइन लगा देती है और कहती है कि तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारा अचार खाकर अभी तक कोई बीमार नहीं पड़ा। उस लेडी को देख के वहाँ की लंबी लाइन वाले लोग वापस लौट जाते हैं। जब ये खबर सब और फैल जाती है तो बैन बहुत खुश होता है और रेस्टोरेंट ओनर ये खबर सुन के अपने सभी अचार वाले जार फोड़ देती है। हर्षल रास्ते पर रोड के किनारे बैठा हुआ है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे। तभी वही दोनों कस्टमर उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि वो अब काम क्यों नहीं कर रहा है। हर्षल बोलता है कि उसके पास लोग नहीं है, तो वो लोग इंटर्न इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। वो लोग कहते हैं कि कई लोग इच्छुक होते हैं काम करने के, जिन्हें फ्री में एजुकेशन चाहिए और एक्सपीरियंस भी चाहिए। हर्षल को उनकी ये सलाह बहुत पसंद आती है। वो इंटर्न ढूंढने का एडवर्टाइजमेंट दे देता है, जिसके कारण पार्क में उसके पास बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं। वो एक लड़की क्लारा को अपना असिस्टेंट बना लेता है और काफी सारे इंटर्न्स को सिलेक्ट करके अपने पास रख लेता है। अब वो उन लोगों को अचार बनाना सिखा रहा है। वो बताता है कि एक अच्छे खीरे को कैसे सिलेक्ट किया जाता है और अच्छा पिकल बनाने के क्या तरीके होते हैं। इस बार बहुत सारे इंटर्न है, इसीलिए उसका पिकल बहुत ज्यादा बना है। वो सभी अपने अपने ट्रॉली में पिकल रखकर बेचने के लिए निकल जाते हैं। बैन कर बच्चों को पिकल बेचते हुए देखता है। वो समझ जाता है कि ये पिकल हर्षल का ही बनाया हुआ है। वो और ज्यादा चिढ़ जाता है। हर्षल बहुत ज्यादा पैसे कमा लेता है और जो इस सीमेंट्री को क्लीन करवाता है वो उस बोर्ड को गिरवा देता है जिसके ऊपर वेनिला वोडका का एडवर्टाइजमेंट चिपका हुआ था। उसके साथ क्लारा इन सब चीजों की इंचार्ज है और बाकी इंटर्न भी उसका पूरा काम देख रहे हैं। बैन मीडिया पोस्ट भी चेक करता है जहाँ पर हर्षल ही छाया हुआ है। वो बहुत ज्यादा फेमस हो गया है। उसके आर्टिकल्स सोशल मीडिया में वायरल होते जा रहे हैं। बैन को ये देखकर हैरानी होती है कि जिस इन्वेस्टर ने उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया था वो हर्षल के बिजनेस में पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाता है। बैन जागते हुए सपना देखता है कि वो बहुत ही बड़ा आदमी बन गया है। उसकी एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसके मम्मी पापा उसके साथ हैं और वो उनसे कह रहा है कि उसकी कंपनी का अभी कोई नाम नहीं है। वो लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम अपनी कंपनी का नाम मॉम एंड डैड रख लेना। बैन की नींद खुलती है और वो सच्चाई देखकर दुखी हो जाता है। तभी वहाँ हर्षल आता है। वो अपने साथ रशियन वोडका का पोस्टर लेकर आया है। हर्षल उस पोस्टर को बैन को दिखाता है और कहता है कि उसने जो काम करने की ठानी थी वो पूरा हो चुका है और अब वो बैन की मदद करना चाहता है। बैन के पास न तो बीबी है, न बच्चे और न ही कोई नौकरी। बैन हर्षल को अपने अपार्टमेंट से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन हर्षल वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। तभी बैन कंप्यूटर में आए हुए ट्विटर के मैसेज को देखकर हर्षल को ट्विटर ज्वाइन करने के लिए उकसाता है। हर्षल भी काफी एक्साइटेड हो जाता है जब उसे ये पता चलता है कि ट्विटर पे बहुत बड़े
बड़े इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन हैं, वो वापस आता है और क्लारा से बहुत सारे रिलीजियस पोस्ट ट्विटर पर पोस्ट करवा देता है। खासकर उसमें लेडीज के बारे में कुछ आपत्तिजनक बातें लिखी होती है। क्लारा ये सब सुनती है, लेकिन वो हर्षल के बताए अनुसार उन्हें पोस्ट कर देती है। उसके इस तरह के ट्वीट करने के कारण कई ग्रुप्स उसका विरोध करने के लिए सामने आ जाते हैं, जिनमें ज्यादातर लेडीज ग्रुप्स हैं। क्लारा ने हालांकि ट्विटर पर पोस्ट हर्षल के कहने पर किया था, पर वो उसके विचारों का विरोध करती है और उन ग्रुप्स का साथ देती है। लेकिन जल्दी ही लोग उसके विचारों को समझने लग जाते हैं। उन्हें ये लगता है कि हर्षल काफी धार्मिक है, उसके विचार रिलीजियस हैं। हर्षल को एक ओपन डिबेट शो पर इनवाइट किया जाता है। बेन भी मीडिया पर ये सब देख और सुन चुका है। जब हर्षल उस शो में जाता है तब बेन उसे पीछे बैठकर अपने आप को हर्षल से छुपाकर उससे एक सवाल पूछता है। वो हर्षल को उकसाता है कि वो स्कूल में क्रिश्चियंस के प्रेयर को लेकर कुछ बोल दे। जैसा कि बेन प्रेडिक्ट कर रहा था कि हर्षल एग्रेसिव होकर कुछ गलत जवाब दे देगा, वैसा ही होता है। हर्षल का आंसर इतना खराब होता है जिसके कारण पब्लिक में उसका काफी विरोध होने लग जाता है। हर्षल को सबसे भागकर एक जगह छुप जाना पड़ता है। वहीं चल रही टीवी न्यूज से उसे पता चलता है कि अमेरिकन डिपार्टमेंट की खोजबीन करने से उन लोगों को ये पता चल गया है कि हर्षल के इमिग्रेशन पेपर्स नहीं हैं और गवर्नमेंट ने उसे उसके गांव स्कल्प के वापस भिजवा देने का ऑर्डर दिया है। बैन अपने अपार्टमेंट में होता है, तभी वहाँ हर्षल आता है, जिसे देखकर बैन उसके ऊपर चिल्लाने लग जाता है। उसे हर्षल का इस तरह यहाँ आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। हर्षल बैन से कहता है कि बैन उसे कनाडा के बॉर्डर तक जाने में मदद कर दे। इसके बाद वो अपनी बची हुई जिंदगी वहीं रहकर बिता देगा और बैन को कभी भी परेशान नहीं करेगा। बैन उसे लेकर बॉर्डर की ओर चल देता है। आधे रास्ते वो दोनों कार से आते हैं और उसके बाद दोनों जंगल के रास्ते को पकड़ते हैं। जंगल में पेड़ों को हटाते हुए बैन को चोट लग जाती है। हर्षल ये देखकर तुरंत ही उसे अपना कोट फाड़कर एक पट्टी बांध देता है। रात में बैन और हर्षल को जंगल में ही रुकना पड़ता है। बैन को बहुत ठंड लगती है, जिसे देखकर हर्षल उसके पास आता है और उससे अपने से लिपटा लेता है और कहता है कि हम फैमिली हैं और हम एक साथ हैं। इस रास्ते में बैन और हर्षल के बीच के संबंध थोड़े ठीक होते हैं। दोनों कनाडा बॉर्डर तक आ जाते हैं। तभी उन्हें बॉर्डर पर पेट्रोल की गाड़ी के आने की आवाज सुनाई देती है और वो लोग किनारे होकर छिप जाते हैं। वहाँ बैन हर्षल को कन्फेस करता है कि उसने ही हेल्थ डिपार्टमेंट को कॉल किया था कि हर्षल पिकल गार्बेज में मिले हुए सामान से बना रहा था। उसने ये भी कन्फेस किया कि बैन ने ही उसे ट्विटर पर आने के लिए कहा था, क्योंकि वो जानता था कि हर्षल पूरी तरह से जूइश है। वो वहाँ कुछ गलत ही पोस्ट करेगा। और तो और क्रिश्चियनिटी के लिए पूछे जाने वाला सवाल भी बैन ने ही पूछा था। हर्षल को बैन के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। वो बैन को परिवार का गद्दार कहता है और उसे जोरों से एक पंच मारता है। उसे इस बात पर भी बैन पर गुस्सा आता है कि वो अपने परिवार को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता। हर्षल बैन का बैग ले लेता है और रोड के किनारे चल देता है। रोड पर पेट्रोलिंग कर रही गाड़ी से उतरे हुए गार्ड्स को चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो दोनों उस डायरेक्शन में जाते हैं। उन्हें आता हुआ देखकर हर्षल छिप जाता है। उसे बैन के बैग में एक रेजर मिल जाता है। गार्ड्स को अपनी ओर आता हुआ बैन दिखाई देता है। वो उन्हें अपना आई कार्ड दिखाता है और हर्षल को गिरफ्तार करवा देता है। हमें पता है कि जो बैन है वो हर्षल है और जो हर्षल है वो बैन है। हर्षल बने हुए बैन का ट्रायल होता है, लेकिन उसकी बात सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। कोई नहीं मानता कि वो हर्षल नहीं है, बैन है, और उसे स्कल्प के लिए भेज दिया जाता है। इधर बैन बना हुआ हर्षल अपार्टमेंट में आता है। वो फैमिली एल्बम निकालता है और उसे देखता है। उसमें से एक ड्राइंग बाहर गिरती है। वो बैन की बचपन की बनाई हुई ड्राइंग है, जिसमें उसने अपने पापा और मम्मी को बुक बॉप लिखा हुआ है। हर्षल को समझ में आ जाता है कि वो गलत था, कि बैन को फैमिली की परवाह नहीं है। उसे फैमिली से बहुत प्यार था। इधर स्कल्पके में बैन की भाषा किसी को समझ में नहीं आती, क्योंकि वहाँ किसी को इंग्लिश नहीं आती। वो एक चर्च में चला जाता है। वो वहाँ एक तरफ बैठा हुआ होता है। तभी एक आदमी उससे पूछता है कि क्या वो ज्यूस है। बैन के हाँ कहने पर वो उसे प्रेयर के लिए बुला लेता है।
प्रेयर के बाद बेन को हर्षल वहाँ खड़ा हुआ दिखाई देता है। हर्षल उसे बताता है कि उससे बेन के बारे में गलतफहमी हो गई थी। वो उसे लेकर अपनी और सारा की पुरानी जगह जाता है और उसे कहता है कि अब वो दोनों मिलकर अपने फैमिली बिजनेस को शुरू करेंगे, जिसमें खीरे के अलावा फ्रूट्स का भी पिकल बनाया जाएगा और इसके लिए बेन एक वेबसाइट तैयार करेगा। मूवी के आखिर में दिखाया जाता है कि इस बात को बहुत समय गुजर गया है। दोनों न्यूयॉर्क में उसी जियो सेमेंट्री में खड़े हुए हैं और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं।